हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में मैं आप सभी का अपने चैनल द मौर्याप्टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, एक नया नंबर अलॉट हो चुका है, तो आगे आपको क्या करना है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन 8 कामों को जो कि एक नए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को करना चाहिए, करने की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जिनका कि टर्नओवर 40 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है, यदि वो गुड्स की सप्लाई करते हैं, और यदि वो सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उस केस में 20 लाख के ऊपर की लिमिट दी गई है। दोस्तों, इसके नीचे के जो टर्नओवर वाले लोग हैं वो लोग भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस पे ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में जैसे कि इंटर स्टेट सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या फिर ई कॉमर्स पोर्टल पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे जो लोग सप्लाई करते हैं, इन लोगों को मैंडेटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, क्योंकि इन लोग के ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होती है। दोस्तों, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो आगे क्या करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कुछ इस तरीके का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है GST-RAG 06 में, और आपको इसको मिलने के बाद वो 8 काम मैं आपसे इस चैनल पे मैं वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना वो ये है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के किसी ऐसे लोकेशन पे चिपकाना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए जो कि नोटिस किया जा सके। कोई भी व्यक्ति यदि आपके दुकान में घुसता है तो आपके काउंटर के पीछे ये जो है डिस्प्ले लगना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक काउंटर के पीछे लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना चाहिए। दोस्तों, आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक GSTIN नंबर होता है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर होता है, उसकी भी डिस्प्ले आपको अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर हर एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर एंट्रेंस पर आपको अपना GSTIN नंबर जरूर मेंशन करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शोरूम है टाटा का, और इसके बाहर देखिए यहाँ पे GSTIN नंबर शो हो रहा है। तो आपको भी अपने दुकान के बाहर GSTIN नंबर जरूर लिखना चाहिए। यदि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो उस पर्सन को अपने साइन बोर्ड या फिर कोई भी नोटिस बोर्ड पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जरूर से लिखना चाहिए और डिस्प्ले करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर GSTIN नंबर डिस्प्ले नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 25,000 तक का भी पेनाल्टी या फाइन लगाया जाए। स्टेप है कि अब आपको जीएसटी इनवॉइसेस अपनी टैक्सेबल सप्लाई पे इशू करनी चाहिए। जो भी आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर जीएसटी इनवॉइसेस तैयार करनी पड़ती है। आपको एक, या तो आप किसी सॉफ्टवेयर में भी इस इनवॉइसेस को तैयार कर सकते हैं या एक्सेल शीट में तैयार कर सकते हैं। आपको इसके लिए जो है फॉर्मेट जरूर से फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि जो सप्लायर का GSTIN नंबर, सप्लायर का जो है नेम और उसका एड्रेस इसमें आता है। इसके बाद टैक्स इनवॉइस का नंबर, चालान नंबर, डिलीवरी नोट, ये सारे फॉर्मेट जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू और टोटल कितना जो है आपका GST बन रहा है वो भी इसमें कॉलम ऐड होना चाहिए और टोटल वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। नीचे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिटेल्स हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट जो है GST इनवॉइस का इशू करना चाहिए। ये जो टैक्स इनवॉइस है इसके आधार पे बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करनी चाहिए। यदि आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी चाहिए। यदि आप एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई दोनों इशू करते हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए। जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेप नंबर 4 में आपको आइडेंटिफाई करना है प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि किस जगह आप अपनी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई के द्वारा ही आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको GST कौन सा लगाना है। तो नॉर्मली 2 तरीके की प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, जैसे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है और इंटर स्टेट सप्लाई होती है। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आपको IGST चार्ज करना होता है, और इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट सप्लाई के केस में आपको CGST और SGST आपको चार्ज करना पड़ता है।
तो नेक्स्ट स्टेप है चार्ज कलेक्ट एंड डिपॉजिट द जीएसटी अमाउंट। जीएसटी में हर एक नए जीएसटी टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी को चार्ज करे और बायर से कलेक्ट करे और उसको टैक्स इनवाइस में जो है उसको डिक्लेयर करे और उसके बाद गवर्नमेंट को वो टैक्स जो है डिपॉजिट कराए। यदि कोई पर्सन जीएसटी में नया रजिस्टर्ड है तो उसे ये पता होना चाहिए कि हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है और जीएसटी रेट भी सबका अलग अलग होता है, इसलिए उसे हर एक प्रोडक्ट का जीएसटी रेट पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसे कलेक्ट करना है और टैक्स का पेमेंट करना है। दोस्तों, आप जीएसटी का जो भी कलेक्शन करते हैं उसको आपको GSTR 1 में डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि GSTR 1 में ही आप अपने जितनी भी सप्लाईज होती हैं उसको आप रिपोर्ट करते हैं, उसका रेट, उसका जीएसटी अमाउंट रिपोर्ट करते हैं। और GSTR 3B में आप क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं। जब आप GSTR 3B में टैक्स का पेमेंट करते हैं तो जो बायर है उसे उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी बायर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं और उसको आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करते तो उस केस में आपके ऊपर 10,000 तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है या उससे ज़्यादा लगाया सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हर एक जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। वो पर्सन एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यदि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करनी है तो आपके पास टैक्स इनवाइस और डेबिट नोट जो कि आपके सप्लायर के द्वारा इशू किया जाता है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को स्पेशली जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यानी कि जो आपके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी आ रही है उसका पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आप GSTR 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं और अपने टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करा सकते हैं और बाकी का अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जा कर के क्रेडिट हो जाता है। स्टेप नंबर 6 में है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हर एक नए टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे। तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यदि आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यदि आप गुड्स को इनवर्ड या फिर सर्विसेज इनवर्ड करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, तो इसका भी डिटेल और रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। स्टॉक ऑफ गुड्स का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना आपने अवेल किया है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, कितना आउटपुट आपके ऊपर अभी पेबल है और कितना आपने पे कर दिया है उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जो गुड्स और सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं उसका भी डिटेल आपके पास होना चाहिए। ऐसी सप्लाई जो कि रिवर्स चार्ज को टैक्स को आपके ऊपर अट्रैक्ट करती है उसकी लिस्ट पूरी दी हुई है। इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल वीडियो भी बना के अपलोड किया हुआ है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज आते हैं, तो उस वीडियो को आप वॉच करेंगे आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो इन सारे केसेस में आपको क्या करना है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है नॉर्मल मैनुअली पॉसिबल नहीं होती है, आपको किसी सॉफ्टवेयर की मदद लेनी चाहिए इन सारे प्रॉपर अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के। इवन स्टेप है कि अब आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। आपने सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, अब आपको जीएसटी का रिटर्न यदि फाइल करना है तो आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पोर्टल पे आ करके जो भी आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा है उससे आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पे जीएसटी का रिटर्न आपको फाइल करनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें आपको यदि जीएसटी का पेमेंट और जो आपने सप्लाई की है यदि उसको डिक्लेयर करना है तो आप GSTR 1 का यूज़ करते हैं और टैक्स का पेमेंट करने के लिए या इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए भी आप GSTR 3B का यूज़ करते हैं। जो लोग कंपोजिशन डीलर है वो GSTR 4 का यूज़ करते हैं अपने रिटर्न को फाइल करने के लिए, क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीएसटी रिटर्न जरूर फाइल करे, क्योंकि यदि आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और आपके ऊपर जितनी भी लायबिलिटी है वो पूरा इंटरेस्ट और पेनाल्टी के साथ आपसे वसूला जाएगा। स्टेप जो कि आपको जानने की ज़रूरत है कि नो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज। आपको ये जानना है कि क्या आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो एप्लीकेबल नहीं है, कहीं आप ऐसे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं जिसको कि पेमेंट जो है रेसिपिएंट को करना है, सप्लायर को नहीं करना है। तो दोस्तों, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि सप्लायर अपने बायर से जीएसटी कलेक्ट करता है और उसका पेमेंट करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है
कि रेसिपिएंट यानी जो गुड्स को रिसीव करता है वही जीएसटी का पेमेंट करता है। मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल वीडियो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर बना के डाली हुई है। ऐसे कई सारे गुड्स और सर्विसेज हैं जिसमें कि जो पेमेंट है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को करना पड़ता है, सप्लायर को नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको रिवर्स चार्ज का भी एप्लीकेबिलिटी पता होना चाहिए। तो ये 8 स्टेप्स हमने डिस्कस किए। आपको ये 8 स्टेप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और ये आपको कोई कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।